प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम सिंह यादव नए वीडियो के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज की हमारी टॉपिक है चीफ की दावत। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। ये बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है या ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर सकूं। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय जीवन में गिरते हुए सामाजिक मूल्यों को दर्शाना है कि जो मध्यम वर्गीय जीवन है लोगों का, उसमें कैसे कैसे लोग अपने माता पिता को और अपने परिवार को, फैमिली को, बीवी बच्चों को, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। किस प्रकार की व्यक्ति अपनी पदोन्नति के लिए झूठा दिखावा करता है। वह अपने बूढ़े तथा अनपढ़ माँ बाप को बोझ समझता है, जबकि संतान कैसे भी हो लेकिन माँ बाप उनकी तरक्की के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं। व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। प्रसिद्ध कहानीकार, नाटककार भीष्म साहनी द्वारा रचित यह कहानी चीफ की दावत सामाजिक मूल्यों के गिरते हुए स्तर को दर्शाती है। इसमें नायक सामनाथ जी हैं और स्वार्थी व्यक्तित्व का आदमी है सामनाथ। वह अपनी तरक्की के लिए अपने चीफ को खुश करने के लिए अपने घर पर दावत के लिए बुलाता है और विदेशी मेहमानों को खुश करने के लिए वो अपने घर को विदेशी सामान से सजाता है। अपने घर को आधुनिक साबित करने के लिए वह फालतू सामान, पुराना सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाता है। वह इतना स्वार्थी एवं अवान्य हो जाता है कि अपनी बूढ़ी माँ को अड़चन समझने लगता है। अन्य वस्तुओं की तरह वह अपनी माँ को भी छिपाने की सोचने लगता है। मेहमानों को खुश करने के चक्कर में वो अपनी बूढ़ी माँ की भावनाओं को भी नहीं समझता है। वह तो किसी तरह से अपने चीफ को खुश करना चाहता है। सामनाथ वह सरल स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने वाली ग्रामीण महिला है। उसे अपने बेटे की जीवन शैली बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसका बेटा जो है मांस मदिरा का सेवन करता है और उसकी माँ इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। वह शाकाहारी महिला है। बेटे के यहाँ मांस मछली बनने पर भोजन ग्रहण नहीं करती है माँ। उसने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने गहने तक को बेच दिए थे। बेटे की तरक्की होता देखना चाहती थी। वह हस्तशिल्प में निपुण थी और विशेष रूप से यह घटना पंजाब की है, एक पंजाबी की है। चीफ के आने के पहले सामनाथ की सबसे बड़ी समस्या उनकी बूढ़ी माँ थी एवं अनपढ़, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी भी थी और अनपढ़ भी थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ चीफ के सामने आए। वह सोचता था कि कहीं उसकी माँ चीफ के सामने कोई ऐसी वैसी बात न कर दे जिससे उसके चीफ यानी जो गेस्ट हैं वह नाराज हो जाए और उसकी पदोन्नति के रास्ते बंद हो जाएं। सामनाथ और उनकी पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने हुए उलझे हुए बालों को जूड़ा बनाए हुए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को भूले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ से थामे एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर आते जा रहे हैं और आखिरी 5 बजते बजते शाम की तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाई, नमकीन, फूल बरामदे में सब यहाँ वहाँ रखने के सारे इंतजाम हो रहे हैं बैठक में। और तभी तक अचानक सामनाथ का ध्यान उनकी माँ के ऊपर जाता है और वह अपने पत्नी से कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, माँ के लिए क्या किया जाए।
इस बात पर पत्नी कहती है कि तुम्हारी माँ है, तुम समझो, मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। इस पर श्रीमती, उनकी पत्नी ने बोला कि तुम्हारी माँ है, तुम समझो। श्रीमती काम करते करते ठहर गया था, थक गई थी। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उन्होंने बोला कि इन्हें पिछवाड़े के इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहेंगी, कल आ जाएंगी। इस पर सामनाथ जी उखड़ गए। उनका कहना ये था कि उस बुढ़िया के यहाँ ये नहीं जाएगी, नहीं तो और बिगड़ जाएंगी। जबकि उनकी बूढ़ी माँ ने गरीबी स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में अपने आभूषण आदि बेचकर पढ़ाया लिखाया है। वह अपनी पदोन्नति के लिए अपने चीफ को प्रसन्न करना चाहता है, इसके लिए उसे दावत पर बुलाता है और उन्हें खुश करने के लिए वो अपने घर पर विदेशी ढंग से सुसज्जित करता, अर्थात पूरे घर को सजाता है। धीरे धीरे शाम का समय हो चला है। चीफ गेस्ट आने लगते हैं और अपने अपने परिवार के साथ सब लोग हैं। और आधुनिक साबित करने के लिए श्यामनाथ जी मदिरा की भी व्यवस्था कर देते हैं। वह इतना स्वार्थी और अमानवीय हो जाता है कि अपनी बूढ़ी माँ, अनपढ़ माँ को सबसे बड़ी समस्या समझने लगता है। सोचता है कि माँ को कहाँ रखा जाए। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ चीफ के सामने आए, जो गेस्ट हैं, और उसकी पत्नी यह भी नहीं चाहती थी कि माँ जल्दी से सो जाए, क्योंकि माँ को नींद में खर्राटे लेने की आदत थी। सामनाथ और उसकी पत्नी ने माँ को हिदायत दे रखी थी कि वह शाम को जल्दी खाना खा ले। जब तक अतिथि बैठक में रहेंगे तब तक वह बरामदे में बैठे। अतिथि बरामदे में आए तो वह बाथरूम के रास्ते बैठक में चली जाए। आज वह जल्दी नहीं सोए। अगर साहब उधर से इधर आ जाएं, कोई बात पूछे तो ठीक तरह से उत्तर देना। ये बात सामनाथ जी अपनी माँ को कह रहे हैं। चूँकि माँ की एज बहुत पुरानी हो चुकी थी, लगभग 70 साल की हो चुकी थी माँ। दावत में चीफ के साथ उनकी पत्नी एवं मित्र भी आए थे। श्यामनाथ की पार्टी सफलता से चल रही थी। साहब को भिस्की पसंद आए थे, उनकी बरामदे पसंद आए थे और खिड़की के जो लगे हुए पर्दे वो पसंद आए थे। साहब की पत्नियां बहुत खुश हुई थी, साहब भी बहुत खुश हुए थे। पार्टी के अंत में सभी खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकल आए। चीफ और दूसरे मेहमानों को रास्ता दिखाते हुए सामनाथ बरामदे में पहुंचता है, जहां उनकी बूढ़ी माँ एक चेयर पे बैठी हुई खर्राटे ले रही थी। चूँकि बूढ़ी पुरानी हो चुकी थी और उनको नींद आ गई थी और पैर से जो स्लीपर था उनका वो नीचे गिर गया था और सर से जो माथे पे रखी हुई थी दुपट्टा वो भी गिर गया था और तेज तेज से खर्राटे लेने लगी थी। वहाँ पर सामनाथ की माँ कुर्सी पर बैठी थी तथा बैठे बैठे उनकी नींद लग गई थी। सामनाथ को चीफ जब उनके पास से निकला तो देखा सामनाथ ने उन्हें डरते हुए जगाया, जो चीफ गेस्ट थे, उनकी माँ को, और चीफ से उनका परिचय कराया। चीफ ने माँ के प्रति आदर व भाव प्रकट करते हुए नमस्ते किया। जब सामनाथ ने चीफ को बताया कि मेरी माँ गांव की रहने वाली है, तो चीफ ने माँ से गीत सुनाने का आग्रह किया। सामनाथ ने चीफ को बताया कि मेरी माँ गांव की रहने वाली है। इस पर चीफ ने माँ से गीत गाने को कहा, अर्थात गीत सुनाने को कहा, आग्रह किया। माँ को गीत सुनकर माँ ने उनकी गीत गाई और माँ की गीत को सुनकर चीफ सहित अन्य मेहमानों ने उनकी खूब प्रशंसा की, सराहना की। इसके बाद चीफ ने पंजाब के गांव की दस्तकारी के बारे में पूछा। दस्त यानी जो हाथ से फुलकारियां बनती हैं, उसके बारे में सामनाथ की माँ से, जो चीफ गेस्ट थे, उन लोगों ने पूछा। जब सामनाथ ने माँ की हाथों की बनी फुलकारी चीफ को दिखाई तो वो बहुत खुश हुए, बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने लिए भी बनाए, यानी कि जो फुलकारियाँ थी उन्हें अपने लिए भी बनाए जाने की इच्छा व्यक्त की कि माँ मेरे लिए भी एक फुलकारी बना दो। माँ के सरल व्यक्तित्व और स्वभाव से चीफ बहुत प्रभावित हुए।
यह देखकर श्यामनाथ मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत सफल हुई और चीफ की दावत का जो उद्देश्य था वह भी उसे सफल होता प्राप्त दिखाई दे रहा था। ये तो इस कहानी का उद्देश्य था। माँ का दिल कितना बड़ा होता है, इससे अपने को सीख मिली होगी इस कहानी से। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी और कहती है कि क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई। श्यामनाथ से बोलने लगी माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी, नींद क्यों नहीं आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। जो दरवाज़ा था जहाँ पे माँ बैठी थी उसे खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया, अर्थात उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया। कहा, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया महफिल में। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ये कह रहे हैं श्यामनाथ जी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए और उन्हें पूछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहों में माँ के शरीर पर से हट गई। कहा, क्या माँ मैंने यह कौन सी गलती कर दी। माँ कहती है कि क्या कहा माँ। फिर श्यामनाथ जी कहते हैं, क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया, ये कौन सी बात कर दी। श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, तुम अपनी बहू के साथ जैसा चाहो, मैंने अपना खा पहन लिया, तुम जैसा चाहो वैसे रहो, खाओ पियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे जो खाना पहनना था वो तो खा लिया, पहन लिया। तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद से तो मेरा सब कुछ दुनिया ही उजड़ गई है। अब तुम खुश रहो, इससे ज़्यादा और मैं क्या सोच सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ जी के क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी की बची है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है। माँ बोलती है, बेटा जो फुलकारी बना सकूं तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। यह उसका बेटा कह रहा है अपनी माँ से। माँ चुप हो गई। फिर बेटे की मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी। क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा। क्या उसने कुछ कहा है। कहा नहीं, मगर देखती नहीं कि कितना खुश हो गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल जाएगी, मिल सकती है। ये सामना जिक्र है अपनी माँ से। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे पे रंग बदलने लगा। धीरे धीरे झुर्रियों भरा मुंह खुलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। माँ कह रही, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले तो थोड़ी बड़ी बहुत हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बनेगा, जैसा बनाना पड़ेगा बना दूंगी मैं। ये माँ कह रही श्यामनाथ से। और माँ दिल ही दिल में फिर से बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ कहते कि अब सो जाओ माँ। यह कहते हुए लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि माँ कैसी भी हो लेकिन बेटे के लिए हमेशा दिल खोल के रखती है। लेकिन बेटे को थोड़ा भी दर्द नहीं होता है माँ के लिए। तो कृपया कर माँ के लिए कुछ जगह दें। और जिनके ऐसे माँ बाप होते हैं वे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं।
तो इसी कहानी के साथ, इन्हीं छोटे के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।